हेलो दोस्तों, साइंस गियर चैनल में आपका स्वागत है। आज हम अपना नया टॉपिक लेके आए हैं। साइंस क्लास 10th का चैप्टर 2 अम्ल क्षार लवण। इसमें कई टॉपिक में ऐसी चीजें भी आएंगी जो आपको आश्चर्यचकित कर देंगी। सबसे पहले आज हम इसका इंट्रोडक्शन करते हैं। अम्ल क्षार लवण को चैप्टर को 3 पार्टों में डिवाइड किया गया है। सबसे पहले एसिड की अम्ल की बात करेंगे इस चैप्टर में, फिर करेंगे क्षार की बात, फिर करेंगे लवण की बात। लेकिन इससे पहले क्या आप जानते हैं कि कोई मान लो मुझसे कहे नींबू का रस आप चाख सकते हो, उसका टेस्ट ले सकते हो, बताएंगे हाँ खट्टा होता है। फिर लेकिन कोई हमसे कह दे क्या आप H2SO4 यानी कि सल्फ्यूरिक एसिड का टेस्ट ले सकते हैं, खट्टा होगा या नहीं होगा, वो भी तो एक एसिड है, नहीं चाख सकते, नहीं टेस्ट ले सकते, क्योंकि वो एक तेजाब है। सभी जानते हैं कि तेजाब क्या करते हैं, एक तरह से संक्षारक होते हैं, शरीर की त्वचा को नष्ट कर सकते हैं। फिर क्या उपाय किया, क्या हर अम्ल को छू करके या चाख करके टेस्ट किया जा सकता है? क्या हर क्षार को चाख करके, स्वाद लेकर के, टेस्ट लेकर के, छू करके क्या इसको टेस्ट किया जा सकता है, इसका परीक्षण किया जा सकता है कि ये अम्ल है या क्षार है, इसकी जांच की जा सकती है? नहीं, गलती मत कर देना। हर अम्ल और क्षार के लिए आप ये गलती मत कर देना कि उसे छू करके या चाख करके ही या स्वाद लेकर के ही उसकी जांच की जाए। तो फिर इसके लिए क्या उपाय है? इसका वैज्ञानिकों ने एक उपाय बताया है, इंडिकेटर अर्थात सूचक। तो आज हम बात करते हैं सूचकों की। सबसे पहले चैप्टर का इंट्रोडक्शन यहीं से शुरू होता है, सूचक क्या है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं सूचक। सूचक पूरा नाम अम्ल क्षार सूचक। अम्ल क्षार सूचक देखा होगा ना आपने, ट्रैफिक लाइट्स देखी होंगी। ट्रैफिक लाइट्स में आपने क्या देखा होगा, नीली बत्ती जलती है, हरी बत्ती जलती है, कि पीली बत्ती जलती है, कि रेड जलती है। तो सबने देखा होगा उसमें नीली नहीं जलती, रेड जलती है, पीली जलती है, हरी जलती है। और हम उनके अनुसार समझ भी जाते हैं कि हमें रेड बत्ती पर रुकना है, येलो बत्ती पर धीरे धीरे चलना है, और क्या करना है, ग्रीन बत्ती पर चलते रहना है। ये क्या करती है, ये हमें सिग्नल बताते हैं। तो बस ऐसे ही ये सूचक हमें क्या बताते हैं, हमें बताते हैं कि जो सॉल्यूशन हमने लिया है, जो सॉल्यूशन लिया है वो एसिड है अर्थात अम्ल है या क्षार, इसकी उपस्थिति दर्शाता है कौन, सूचक। इसलिए कहते हैं इसे अम्ल क्षार सूचक। तो समझ गए होंगे अम्ल क्षार सूचक की परिभाषा। अम्ल क्षार सूचक किसे कहते हैं, यानी कि ऐसे पदार्थ, ऐसे रंजक जो अपने रंग में परिवर्तन करके क्या कर देते हैं, अपने रंग में परिवर्तन करते उस विलयन की हमें बताते हैं, उस विलयन का परीक्षण करते हैं कि वो क्या है, अम्ल है या क्षार है। ये कैसे करते हैं इसे समझेंगे, लेकिन इससे पहले हम समझते हैं सूचक के प्रकार। सूचक होते कितने प्रकार के हैं, तो देखिए ध्यान से। सूचक सबसे पहले होते हैं रंजक सूचक। दूसरे हैं आपके गंधीय सूचक। गंधी को घ्राण सूचक भी कहते हैं। गंधीय सूचक, दूसरा रंजक सूचक जो रंग में परिवर्तन है। यानी कि यहां पर हम ये देखते हैं कि अम्ल क्षार की उपस्थिति दर्शाने वाले सूचक रंजक सूचक और गंधी सूचक। रंजक सूचक किसे कहते हैं, ऐसे इंडिकेटर, ऐसे पदार्थ जो केवल अपने रंग में परिवर्तन करते हैं। किसी विलयन में डाला और अपने रंग में परिवर्तन किया और बताया कि ये अम्ल है या क्षार है, उसे हम अम्ल क्षार रंजक सूचक भी कहते हैं। सूचक तो कहते हैं, अम्ल क्षार रंजक सूचक भी कहते हैं। लेकिन गंधी सूचक क्या है, गंधीय सूचक, घ्राण सूचक, स्मेल, गंध। यानी कि अगर मान लीजिए कोई भी सॉल्यूशन इस गंध पर, यानी कि कोई गंध का मतलब हो गया कोई भी सॉल्यूशन यानी कि किसी पदार्थ पर डालें और वो
क्या करें, हम उसकी गंध को पहचान ना पाए तो वो कहलाते हैं गंधीय सूचक। अब बात करते हैं इनके प्रकारों की। तो रंजक सूचक दो प्रकार के हैं। सबसे पहले आते हैं प्राकृतिक सूचक, दूसरे आते हैं संश्लेषित सूचक। प्राकृतिक, संश्लेषित सूचक। प्राकृतिक सूचक आप समझ गए होंगे नाम से। प्राकृतिक सूचक कहते किसे हैं? प्राकृतिक सूचक यानी कि उन्हें जिन्हें हम पेड़ पौधों से, प्लांट्स से, जंतुओं से अगर प्रकृति से प्राप्त करते हैं तो उन्हें हम प्राकृतिक सूचक कहते हैं। यानी कि अगर इनमें से किसी भी पदार्थ को क्या करें, अगर हम मान लीजिए विलयन में डालें और वो अपने रंग में परिवर्तन करे तो वो प्राकृतिक सूचक, प्राकृतिक रंजक सूचक कहलाएगा। संश्लेषित जिन्हें प्रयोगशालाओं में, कारखानों में इनमें बनाया जाता है, इसे संश्लेषित सूचक कहते हैं। गंधीय सूचक जो गंध में परिवर्तन कर लेते हैं। तो गंध में कौन कौन से आते हैं? गंध में जो नाम आता है उसमें सबसे पहला नाम है प्याज का निष्कर्ष, वेनिला निष्कर्ष, तीसरा लौंग का तेल भी कह सकते हैं आप। अभी आज इनके बारे में विस्तार से समझाया जाएगा, लेकिन सबसे पहले हम बात करते हैं यहां से प्राकृतिक सूचक। अब टॉपिक करते हैं प्राकृतिक अम्ल क्षार सूचक। प्राकृतिक अम्ल क्षार, रंजक भी कह सकते हैं, रंजक सूचक। प्राकृतिक जो यानी कि जो प्रकृति द्वारा प्राप्त किए जाते हैं, प्राकृतिक अम्ल क्षार रंजक सूचक कौन कौन से हैं इसे देखेंगे हम एक सेकंड में। एक छोटी सी ट्रिक जिसमें आपको सभी प्राकृतिक सूचक याद हो जाएंगे, बस ध्यान दो। क्या ध्यान देना है? आपको पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए, मेहनत से बनाते हैं भाई। तो सबसे पहले आप इस ट्रिक को देखें। हाय जरासी हल्दी लगाई, हाय जरासी हल्दी लगाई पेटू ने। पेटू जानते ना, किसी का नाम है तो उसका पेट फूला होगा, उसको कहते हैं पेटू ने। हाय जरासी हल्दी लगाई पेटू ने, लाला को पत्ता गोभी पर लिटा के। हाय जरासी हल्दी लगाई पेटू ने, किसको? लाला को पत्ता गोभी पे लिटा के। अब यहां से समझते हैं एक एक शब्द को, कौन कौन से प्राकृतिक रंजक सूचक इसमें आएंगे। हाय, हाय से नाम बनता है हाइड्रेंजिया, ड्रेंजिया पहला नाम। हाय से ड्रेंजिया, हाइड्रेंजिया। जरासी, जरानियम, 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 जरानियम। हल्दी तो खुद हल्दी ही है, टर्मेरिक, हल्दी। पेटूने, पिटूनिया, पेटूनिया, पिटूनिया। लाल पत्ता गोभी नाम से ही लिख दिया मैंने, लाल पत्ता गोभी।
और लिटा लिटमस विलियन। सरल से नाम है, याद कर लिए होंगे, एक बार बस करना है, 2 मिनट में याद हो जाएगा। क्या है जरा सी हल्दी लगाई पेटू ने, लाला को पत्ता गोभी पे लिटा के, बस 1 मिनट में। और सब नाम याद, हाय माने हाइड्रेंजिया, जरासी माने जरानियम, हल्दी को हल्दी, पेटू माने पिटोनिया, लाला पत्ता को पत्ता गोभी पर लाला पत्ता गोभी यानी कि लाल पत्ता गोभी, और लिटा के माने लिटमस विलियन। सब समझ गए होंगे कितने नाम है? 1 2 3 4 5 6 नाम याद करने हैं। प्राकृतिक सूचक याद 1 मिनट में याद। अब बात करते हैं इनके बारे में। तो सबसे मोस्ट है इसमें से सब जानते हैं लिटमस। कौन है? लिटमस विलियन। तो आज हम सबसे पहले बात करेंगे लिटमस विलियन की, फिर बात करेंगे हल्दी की। किसकी? हल्दी की। तो सबसे पहले बात करते हैं लिटमस विलियन। तुरंत देखें और समझें। लिटमस विलियन, थोड़ी देर पहले मैंने आपको बता ही दिया था, हमें अम्ल क्षार की उन सॉल्यूशनों की अगर परीक्षण करना है, जांच करनी है, तो ध्यान रहे स्वाद से और अर्थात किससे? हर मतलब कुछ को किया जा सकता है, हर को नहीं किया जा सकता। स्वाद से और स्पर्श करके नहीं किया जा सकता, इसलिए ये सूचक वैज्ञानिकों ने बनाए हैं। बात करते हैं प्राकृतिक सूचकों में सबसे मोस्ट जिसका सर्वाधिक उपयोग किया जाता है। कोई पूछ ले कि सर्वाधिक उपयोग कौन से प्राकृतिक सूचकों का किया जाता है, तो आपका जवाब होगा लिटमस विलियन। अब बात आती है इसकी उत्पत्ति की, कहां से प्राप्त किया जाता है, कैसे किया जाता है, क्या चीज है, कैसे है, तो समझिए। एक वर्ग होता है, डिवीजन होता है थैलोफाइटा। थैलोफाइटा सबसे पहले यहां से बात करते हैं एक डिवीजन की, थैलोफाइटा। क्लास 9th में पिछली कक्षा में आपने पौधों के वैसे प्रकार समझे होंगे, उनके वर्ग समझे होंगे, थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा, एंजियोस्पर्म, जिम्नोस्पर्म आदि। थैलोफाइटा पहला वर्ग यानी कि पहला डिवीजन है। पहले डिवीजन में थैलोफाइटा कैसे पौधे होते हैं? जिनमें जड़, तना, फूल पौधे, फूल मतलब पत्तियां, ये एक तरह से दिखाई नहीं देती हैं, होती नहीं है, बहुत थैलस के रूप में पाए जाते हैं। थैलस मतलब थैले के समान होते हैं, ऐसे वर्ग को थैलोफाइटा कहते हैं संक्षिप्त। इसमें एक पादप होता है जिसका नाम होता है लाइकेन, बहुत से लिचेन भी बोल देते हैं, लिचेन, लाइकेन। लाइकेन क्या है? कई लोगों को ये पता नहीं होगा लाइकेन क्या है। समझिए, लाइकेन आपको हर स्टेप्स को क्लियर कराया जाएगा, क्योंकि साइंस डियर चैनल बस एक ही चीज लेके आ रहा है, रटना नहीं, कांसेप्ट क्लियर। तो लाइकेन क्या है? लाइकेन थैलोफाइटा वर्ग में लाइकेन एक ऐसा पौधा है जिसमें दो जीव आपस में सहजीवन बना करके रहते हैं। सहजीवन का मतलब समझते हो? जैसे मान लीजिए एक कोई बिजनेस करता है, तो एक कहता है यार मैं तो बहुत गरीब हूं, मेरे पास पैसे नहीं है, लेकिन मैं मेहनत कर सकता हूं, और एक कह रहा मैं अमीर हूं, मैं पैसे लगा सकता हूं। तो उसने पैसे लगाए, उसने मेहनत की, फायदा दोनों का बराबर बराबर या जो भी परसेंटेज होगा, तो दोनों का काम चल रहा है। सहजीवन भी ऐसा ही है। तो लाइकेन क्या करता है? कवक और शैवाल, कवक व शैवाल ये सुने होंगे, पादपों में नाम आते हैं, 8th क्लास में है, कवक और शैवाल, फंजाई और एल्गी। कवक और शैवाल दोनों जब एक साथ सहजीवन व्यतीत करते हैं, तो ऐसे पादप का नाम बन जाता है लाइकेन। कवक और शैवाल रहते क्यों एक साथ, इनकी जरूरत क्यों पड़ी? सब जानते हैं कवक स्वयं को भोजन नहीं बना सकते, क्योंकि उनमें क्लोरोफिल नहीं पाया जाता। शैवाल में क्लोरोफिल पाया जाता है, इसलिए वे भोजन बना सकते हैं। तो कवक तो शैवाल को क्या देता है? कवक शैवाल को देता है आवास, रहने की व्यवस्था।
कि भाई मैं तुम्हें अपने पास रख सकता हूं, आप रहिए, कोई परेशानी नहीं, लेकिन तुम्हें मुझे क्या देना पड़ेगा, भोजन देना पड़ेगा। तुम्हें क्या देना पड़ेगा, भोजन देना पड़ेगा। इस प्रकार से दोनों जीवन यापन करते हैं, उसे हम लाइकेन कहते हैं। और इसी लाइकेन से बनता है लिटमस, इसी लाइकेन से निकलता है लिटमस विलयन सॉल्यूशन। लिटमस विलयन कोई पूछ रहे कहां से प्राप्त होता है, तो एक पौधे से प्राप्त होता है जिसका नाम है लाइकेन। तो समझ गए होंगे ये प्राकृतिक सूचक क्यों है। कोई पूछ ले मुझसे कि लाइकेन और लिटमस विलयन एक प्राकृतिक सूचक क्यों है, क्योंकि एक पादप से प्राप्त होता है। कौन सा, लाइकेन। अब समझ गए होंगे लाइकेन क्या है। अब बात करते हैं लिटमस विलयन, कैसा होता है, क्या है इसकी बात। लिटमस विलयन जब उस लाइकेन नामक पादप से निकाला जाता है तो उसका जो उदासीन रंग है वो होता है बैंगनी। बैंगनी समझ गए ना, पर्पल कलर, बैंगनी रंग होता है जब उसको निकाला जाता है, उस सॉल्यूशन को निकाला जाता है लिटमस को, तो उसको बैंगनी रंग होता है उसका। किसका, लिटमस विलयन। ठीक है, अब बात करते हैं क्या ये खुद के रंग को चेंज कर सकता है। जी हाँ, ये अम्ल और क्षार में खुद के रंग को चेंज कर सकता है, लेकिन वैज्ञानिकों ने सुविधा की दृष्टि से इसके दो रंग बना दिए, लाल और नीला। लाल और नीला, लाल और नीला। लाल और नीला जब रंग बना लिटमस का, तो ये लाल और नीला क्या काम करते हैं। जो नीला लिटमस है वो, नीला लिटमस क्या करता है, वो अम्ल की उपस्थिति दर्शाता है, अम्ल की उपस्थिति दर्शाता है, अपने रंग में परिवर्तन करके अपना रंग चेंज करेगा। कौन, नीला लिटमस पत्र अपना रंग कलर चेंज करेगा और नीले का क्या बना देगा, लाल बना देगा, नीले का लाल। और लाल लिटमस पत्र क्या करता है, लाल लिटमस पत्र क्षार की उपस्थिति बताता है। कैसा करके, अपने रंग को ये कैसा कर लेगा, नीला कर लेगा, नीला कर लेगा। अब इसके एग्जांपल से दो लेके देखते हैं। मान लीजिए मैंने नीला लिटमस लिया पत्र और नीले लिटमस पत्र पर एक नींबू की बूंद डाल दी। सभी जानते हैं नींबू में सिट्रिक एसिड होता है, सिट्रिक अम्ल होता है, ठीक है, उसको हम चाख सकते हैं। लेकिन मैंने क्या कहा था, हर अम्ल को नहीं चाख सकते, हर अम्ल को स्वाद नहीं ले सकते क्योंकि वे संचारक नहीं हो सकते। तो नीला लिटमस पत्र लिया और उस पर क्या डाला, नींबू की एक बूंद डाल दी, कुछ होगा, नीला लिटमस पत्र लाल हो जाएगा। क्यों, क्योंकि उस नींबू में अम्ल है। अर्थात हम क्या समझ गए, हम समझ गए कि लिटमस विलयन ने या लिटमस पत्र ने रंग उस नींबू की बूंद का चेंज किया या खुद का चेंज किया। तो परिभाषा क्या कह रही थी, सूचक जो खुद के रंग में परिवर्तन करते हैं। तो नीला लिटमस ने खुद का रंग बदला और लाल कर लिया, इसलिए वो अम्ल क्षार सूचक है, अम्लों की उपस्थिति दर्शाता है। और इस प्रकार से नीला लिटमस पत्र क्या बताता है, अम्ल की उपस्थिति दर्शाता है। अब वो नीला हो गया। ऐसे ही अगर हम नीला लिटमस पत्र लेना या उसी नीले को लेके जाए और उसके पर दो साबुन के पानी की बूंद छिड़क दें। साबुन के पानी में क्या होता है, सब जानते हैं, क्षार होता है। साबुन के पानी में क्षार होता है क्योंकि साबुन जो है कपड़े धोने का वो ज्यादातर कास्टिक थोड़ा सा बनता है, तो क्षार होता है। एनीवेज, अब क्षार जो है उस साबुन के पानी की दो बूंद अगर हम लाल लिटमस पत्र पर डालें तो वो नीला हो जाएगा। स्वयं के रंग में परिवर्तन किया, इसलिए इनको डायर्स भी बोलते हैं, डायर्स, रंजक। जैसे डाई होती है ना बालों की, इस टाइप से खुद का रंग चेंज होता है, बालों का नहीं। क्योंकि आप देखते हैं अगर बालों का रंग चेंज हो जाता तो परमानेंट हो जाते हैं, लेकिन महीने में, 15 दिन में, 2 महीने में फिर दोबारा से सफेद हो जाती है। तो इसका मतलब ये हो गया कलर उसने खुद का चेंज किया, बस ऊपर चढ़ाया हुआ है। तो क्षार समझ रहे होंगे, क्षार की उपस्थिति लाल लिटमस पत्र ने दिखाई। तो लिटमस पत्र इंपॉर्टेंट है। इसके लिए क्वेश्चन एनसीईआरटी बुक्स में दिया गया है, उस क्वेश्चन को भी देखते हैं।
आपको 3 ट्यूब दी गई है। पहली ट्यूब है ए, दूसरी ट्यूब है बी, तीसरी ट्यूब है सी। तीनों ट्यूबों में सॉल्यूशन भरा हुआ है। सॉल्यूशन का मतलब समझे, विलयन भरा हुआ है। तीनों ट्यूबों में, तीनों प्रणालियों में सॉल्यूशन भरा हुआ है। किस किस का? एक में एसिड है, ये पता नहीं है किसमें है। हो सकता है ए में हो अम्ल, हो सकता है बी में हो अम्ल, हो सकता है सी में हो, पता नहीं है। एक में क्षार है, ठीक है, कोई सी में हो सकता है। एक में आसुत जल है। आसुत जल कैसा होता है? उदासीन, डिस्टिल वाटर बोलते हैं आसुत जल, उदासीन जल। 3 है। आपको लाल लिटमस पत्र दिया गया, किताब का प्रश्न है। लाल की जगह नीला भी कह सकते हैं आप, टेंशन की कोई बात नहीं है। लाल लिटमस पत्र दिया गया है, आप कैसे पहचानेंगे कि इनमें से किसमें, किस परप्रणाली में अम्ल है, किस परप्रणाली में क्षार है, किस परप्रणाली में क्या है, एक तरह से आसुत जल है, पहचानना है। मैंने क्या बताया था, चाक के लिए बताना है, नहीं तो आपकी जीभ, आपकी त्वचा को नुकसान हो सकता है, हानि हो सकती है। इस लिटमस पत्र का उपयोग करना है। तो आप क्या करेंगे, पहले इस परप्रणाली में आपने लिटमस पत्र डाला, लाल वाला रेड, फिर इसमें भी डाला रेड, इसमें भी डाला रेड, डाल दिया ये रेड वाला। मान लीजिए ये जो रेड था पहले ऐसे और इस परप्रणाली ने, बी वाली ने जो रेड डाला था वो इसने ब्लू कर दिया, ऐसे नीला कर दिया। रेड को कैसा बना दिया? ब्लू बना दिया। किसके कलर में चेंज होगी? लिटमस पत्र की, इसमें डालने पर, विलयन इस सॉल्यूशन में डालने पर। आपने क्या समझे? तो आपको क्या बताया गया था, रेड को जब ब्लू बनाता है तो वो क्या होता है, एक तरह से क्षार होता है। तो हम समझ गए इसमें क्षार उपस्थित है, इसमें चेंज नहीं हुआ ना, इसमें चेंज नहीं हुआ, क्षार। बी परप्रणाली में क्षार है, क्षार का पता चल गया, ये परप्रणाली आपने हटा के अलग कर दी, परप्रणाली बची आपकी दो। लेकिन कलर कैसा हो गया आपके लिटमस पत्र का? ब्लू हो गया, ऐसा हो गया ब्लू। अब आप लिटमस पत्र को किस को लेके जाओगे? ब्लू को लेके जाओगे, नीला, नीला कलर लेके जाओ। अब इन दोनों में से कोई सी चाहिए, एक ट्यूब उसको क्या कर देंगे, लाल कर देंगे, चाहे जैसे मान लीजिए कर दिए, ये रेड बन गया। तो कौन सा? नीले को लाल लिटमस पत्र जब बदलता है तो उसमें क्या होता है, एसिड होता है, अम्ल होता है, अम्ल। इसमें आपने देखा ना तो ब्लू ही रेड हुआ, ना रेड ही ब्लू हुआ, यानी कि ना तो लाल ही नीला हुआ, ना नीला लाल हुआ। तो ऐसे को कहते हैं उदासीन विलयन। यानी कि जैसे विलयन में ना तो नीला लिटमस पत्र ही कोई रंग चेंज करता है, ना लाल लिटमस पत्र ही चेंज करता है, उस विलयन को उदासीन कहते हैं। और जिसमें नीला लिटमस पत्र लाल हो जाता है उस विलयन को अम्लीय कहते हैं, और जिसमें लाल नीला हो जाता है उसे हम क्षारीय कहते हैं। तो आप इस प्रश्न को समझ गए होंगे एनसीईआरटी को, कि किस प्रकार से हम एक ही लिटमस पत्र के द्वारा अम्ल, क्षार और उदासीन विलयन की पहचान कर सकते हैं। अन्य तरीके भी आएंगे पहचान करने के, उनको भी हम आगे के वीडियोज में समझेंगे। अब बात करते हैं संश्लेषित सूचकों की। हल्दी की, पहला एक रह गया है हल्दी। हल्दी का एक एग्जांपल देखते हैं, किताब में दिया है इसलिए सारे कंसेप्ट आपके क्लियर कराना चाहता हूं मैं। हल्दी देखिए, हल्दी ये प्राकृतिक सूचक है, सब जानते हैं। हल्दी पेड़ पौधों से ही प्राप्त होती है। आपका एग्जांपल जो किताब में दिया है वो आप समझ रहे होंगे। आपका एक कोई कपड़ा है, क्लॉथ है, शर्ट या पैंट कोई भी सफेद है ऐसे, क्योंकि उसको स्पष्ट दीजिएगा। और सब जानते हैं कोई सब्जी वगैरह जब हम खाते हैं तो सब्जी में हल्दी जरूर डाली जाती है। हल्दी का कलर पीला होता है, सब जानते हैं हल्दी का कलर कैसा होता है, पीला होता है। अगर उसका स्पॉट यानी कि धब्बा जब उस पर लग जाता है सब्जी के दाग का, तो उस पर पीला कलर एक तरह से दिखाई देने लगता है। अब हम इसकी जांच करते हैं, क्या ये एक सूचक की तरह कार्य करेगा, क्या ये खुद के रंग में चेंज करेगा। तो इसके लिए हमें क्या करना है, इस कपड़े को
साबुन से धोना। जैसे ये कपड़ा है और इस पर ये पीला स्पॉट है, इसको साबुन से धोना है। साबुन का पानी यानी कि साबुन से धोना है, साबुन का पानी। थोड़ी देर पहले बताया था साबुन में क्या होता है, क्षार। कास्टिक सोडा होता है, NaOH होता है, क्षार होता है। जब आप साबुन के पानी से इसको धोओगे तो ये कैसा हो जाएगा, ये धब्बा जो हो जाएगा, साबुन का रगड़ोगे तो ये धब्बा जो पहले पीला था वो हो जाएगा रेडिश ब्राउन, लाल भूरा, लाल भूरा हो जाएगा। तो बताओ हल्दी ने खुद के कलर में चेंज किया कि नहीं किया? किया। किसकी उपस्थिति में? इस साबुन के पानी यानी कि सोप सॉल्यूशन, साबुन के विलयन की उपस्थिति में क्या किया? चेंज किया। तो साबुन के विलयन की क्या बता रहा है? प्रकृति बता रहा है। कैसी प्रकृति है? क्षारीय प्रकृति है। तो हल्दी क्षारों की उपस्थिति कैसे दर्शाती है? प्रश्न आ जाए तो क्या जवाब देंगे? वो अपने पीले रंग को कैसा कर लेती है? लाल भूरा कर लेती है। और हमें पता चल जाता है कि ये जो विलयन है वो कैसा है? कैसा है? क्षारीय है। समझ गए? क्षारीय है। अब आप अगला इसका जो सूचक है उसकी चर्चा करते हैं, संश्लेषित सूचक। क्योंकि पेपरों में एक एक नंबर के, दो नंबर के छोटे छोटे प्रश्न आ जाते हैं, उन्हें हमें ध्यान से समझना है। संश्लेषित सूचक, संश्लेषित सूचक, संश्लेषित सूचक किसे कहते हैं? ये भी अपने रंग में परिवर्तन करते हैं, लेकिन इन्हें प्रकृति से प्राप्त नहीं किया जाता, पेड़ पौधों से प्राप्त नहीं किया जाता। ऐसे कह सकते हो कारखानों में बनाया जा सकता है, प्रयोगशाला में बनाया जा सकता है। दो नाम आपके कोर्स में, पहला है मेथिल ऑरेंज, मेथिल ऑरेंज। दूसरा है फिनोल्फथैलीन, फिनोल्फथैलीन। फिनोल्फथैलीन जब आप बच्चों कक्षा में जाओगे, केमिस्ट्री लैब में जाओगे तो आप इसका प्रयोग भी करेंगे, ऐसी कोई परेशानी नहीं। मेथिल ऑरेंज का नाम से पता चल रहा है इसका उदासीन रंग, उदासीन रंग। मेथिल ऑरेंज का नाम से पता चला, ऑरेंज को हिंदी में क्या बोलते हैं? नारंगी, संतरा। तो इसका जो मेथिल ऑरेंज का खुद का रंग होता है नारंगी। और फिनाइलफ्लोरीन का उदासीन रंग पानी जैसा, रंगहीन, रंगहीन। यानी कि फिनोल्फथैलीन रंगीन होता है। अम्ल के साथ ये कैसा रंग बनाएगा? क्षार के साथ कैसा बनाएगा? अम्ल के साथ और क्षार के साथ। ये चीजें हम देख रहे हैं, अम्ल के साथ और क्षार के साथ कैसा करेगा। अम्ल के साथ ये लाल करेगा और क्षार के साथ पीला। यानी कि मेथिल ऑरेंज का खुद का रंग नारंगी होता है। अगर अम्ल से क्रिया कराई जाए किसी भी अम्ल से, तो जैसे उसको अम्ल में डालेंगे उस मेथिल ऑरेंज का खुद का नारंगी रंग कैसा हो जाएगा? लाल। अगर मान लो क्षार में डालेंगे उसका पीला हो जाएगा। फिनोल्फथैलीन की खुद का रंग पानी जैसा रंगीन होता है, कलरलेस होता है। अम्ल में डालेंगे तो रंगहीन ही रहेगा, रंगहीन ही रहेगा। लेकिन फिनोल्फथैलीन का अगर क्षार में डाल दो तो उसका रंग गुलाबी हो जाएगा। ये याद रखना है, गुलाबी हो जाएगा। तो ये थोड़ा सा छोटा सा एक टॉपिक था। मेथिल ऑरेंज का खुद का रंग नारंगी होता है। संश्लेषित सूचक कितने प्रकार के होते हैं? पेपर में आ जाता है 2 प्रकार के, मेथिल ऑरेंज, फिनोल्फथैलीन। थोड़ा सा याद रखना है। उसका मेथिल ऑरेंज का रंग कैसा होता है? नारंगी होता है। फिनोल्फथैलीन पानी जैसा रंगीन होता है। अम्ल के साथ अगर मेथिल ऑरेंज करें तो लाल कलर दे देता है, नारंगी लाल में चेंज हो जाता है। और फिनोल्फथैलीन रंगीन ही रहता है। लेकिन अगर मेथिल ऑरेंज क्षार के साथ क्रिया करते हैं तो पीला हो जाता है और फिनोल्फथैलीन गुलाबी हो जाता है। ये थे तुम्हारे संश्लेषित सूचक। अब लास्ट है घ्राण सूचक, जिसको हम गंधीय सूचक भी कहते हैं। क्योंकि प्रश्न बोर्ड में सब जानते हो कि अब ऐसे प्रश्न आने लगे हैं जो आपके कंसेप्ट क्लियर होने पर ही आप जवाब दे पाते हैं, नहीं तो पूरे नंबर नहीं आते हैं। तो अब है गंधीय सूचक, गंधीय सूचक, घ्राण सूचक। सबसे पहले बात करेंगे इसकी परिभाषा, परिभाषा। गंधीय सूचक
की परिभाषा क्या है। कोई भी पदार्थ, अगर किसी भी पदार्थ जो गंधी सूचक का कार्य कर रहा है, उस पदार्थ की अभिलाक्षणिक गंध, अभिलाक्षणिक गंध का क्या मतलब होता है? अभिलाक्षणिक का मतलब होता है जो उसकी प्रकृति में है, उसकी नेचर में है। जैसे किसी के नेचर में होता है क्रोध आना, तो उसका नेचर है क्रोध आना। किसी की मान लीजिए गंध तीक्ष्ण है, तो उसकी गंध तीक्ष्ण है। कोई हमें चीज मीठी लगती है, जैसे मान लो चीनी है, शक्कर खा रहे हो, तो उसकी अभिलाक्षणिक, वो खाने की चीज में मतलब स्वाद हो, कैसा मीठा है, तो अभिलाक्षणिक स्वाद है, उसको हम कड़वा नहीं कह सकते। ऐसे ही अभिलाक्षणिक गंध, यानी कि जो भी स्मेल है, क्यों कैसे पता चलेगा? तो उसको एक बार आप सुन के देखिए पहले, अगर कभी नहीं सुना है तो फिर आपको पता चल जाएगा कि लहसुन की ऐसी होती है, प्याज की ऐसी होती है, या लौंग के तेल की ऐसी होती है, या वेनिला की ऐसी होती है, ये चीज है। तो किसी भी पदार्थ, कौन से पदार्थ है तो आपको मैंने बता भी दिए थे अभी। तो नाम है इसमें, पहला आता है प्याज निष्कर्ष, दूसरा आता है वेनिला, और तीसरा क्या नाम आ रहा है? लौंग का तेल। 2 या 1 पूछता है लौंग का तेल। तो प्याज के माध्यम से समझते हैं। अगर मान लीजिए प्याज की जो गंध है, जो है, उस गंध को अगर हम पहचान नहीं पाए, समझ आ गई, उसकी चेंज हो जाए, तो वो क्षार कहलाएगा। और अगर हम उसको पहचान जाए तो वो अम्ल कहलाएगा, जो पदार्थ हमने डाला। एक एग्जांपल से समझते हैं। आप ऐसा कीजिए, प्याज लीजिए, उसके छोटे छोटे टुकड़े कर लीजिए। छोटे छोटे टुकड़े करने के बाद में आप क्या कीजिए, उन टुकड़ों को एक रूमाल में बांध दीजिए। ठीक है, साफ रूमाल ले लीजिए, उसमें बांध दीजिए। रूमाल ले लीजिए या कपड़ा ले लीजिए वेस्टेज, साफ, उसमें बांध दीजिए। बांधने के बाद फ्रिज में रख दीजिए पूरी रात भर के लिए। सुबह निकालिए, उसमें उसके स्वाद आ जाएगा, स्वाद नहीं सॉरी, उसका अर्क आ जाएगा, ये कह सकते हैं, उसका निष्कर्ष आ जाएगा, उसका यानी कि जो रस है वो उसका वो आ जाएगा। किसमें? रूमाल में। प्याज को निकाल दीजिए। हो सकता है आप रूमाल लीजिए, जैसे आपने रूमाल ले लिया, अब इसमें क्या है? प्याज का निष्कर्ष, प्याज निष्कर्ष, रस। इसके 2 हिस्से बना लीजिए ऐसे, या उसको काट लीजिए अगर आप काट सकते हैं। एक हिस्से पर आप साबुन का पानी यानी कास्टिक सोडा की कुछ बूंदे डालिए। एक हिस्से पर आप चलो नींबू का रस यानी कोई एसिड, कोई अम्ल की बूंदे डालिए। ठीक है, जैसे ही आप इसको सूंघेंगे छार वाले पोर्शन को, आप प्याज की गंध को पहचान नहीं सकेंगे। यानी कि प्याज ने अपनी गंध में क्या कर लिया? परिवर्तन कर लिया। कब? जब उस पर छार डाला गया। तो आप समझ जाते हैं छार की उपस्थिति कैसे बताते हैं गंधी सूचक। सभी है, ये एक नहीं, सभी मेरी विशेषता। गंधी सूचक छार की उपस्थिति कैसे बताते हैं? छार की उपस्थिति ऐसे बताते हैं, ये अपनी गंध को परिवर्तित कर लेते हैं, यही इनका सिद्धांत है। और अम्ल में ये अपनी गंध को परिवर्तित नहीं करते हैं। समझ में आ गई होगी। तो गंधी सूचक के नाम आते हैं पेपर में, वेनिला, लौंग का तेल, इस प्रकार से। और पहचान करने के लिए मैंने आपको एक एग्जांपल भी दिया था, और परिभाषा आपको समझा दी गई थी कि गंधी सूचक उन्हें कहा जाता है, ऐसे सूचक जो अपनी अभिलाक्षणिक गंध में परिवर्तन करके हमें उस विलयन की क्या बताते हैं? अम्ल और क्षार होने की उपस्थिति दर्शाते हैं, ये कहलाते हैं गंधीय सूचक। भाई आपसे बार बार कह रहे हैं, वीडियो शेयर, साइंस गियर चैनल 10 को अपने वो कीजिए, जिससे आगे के वीडियो आपको मिलते रहे। इसके लिए आपको साइंस गियर 10 चैनल सब्सक्राइब करना है, लाइक कीजिए, और धन्यवाद जो कुछ भी करते।